देखिए क्लास 6 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है आपकी एनसीईआरटी की, उसके हम लोग इतिहास वाले पार्ट को देखेंगे, हमारे अतीत। ठीक है, भाग 1 वाली जो है आपको, ये आपको रैंक डिफाइन की जो है टीम आपको तैयार की है इस किताब को। ये किताब जो है मतलब आपको जो एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है उसी को जो है एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में तैयार किया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो सारा चैप्टर आपका सेम वही है, बस आपको वही जो है शॉर्ट नोट्स मिलेगा। तो आज हम लोग पहला क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ आज अध्याय 1 को देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसी तरह और भी जो था स्पीड में से बढ़ेंगे। आज पहली क्लास है, चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 से, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अध्याय 1 में कब कहाँ, क्या कब कहाँ और कैसे। तो यह जो है इसमें कहा गया है, यह अध्याय हमें बताता है कि इतिहास क्या होता है, हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, और तिथियों का क्या अर्थ होता है। यानी इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले, एकदम ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, एकदम इत्मीनान से। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि इतिहास क्या होता है, हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, और तिथियों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इसी पे ये टॉपिक आधारित होगा। अब देखिए अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं कि अतीत की जानकारी के लिए इतिहासकार कई प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपके मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसे जो है आपको 3 भागों में या फिर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जो गया है। तो पहला श्रेणी आपका पांडुलिपियां। ठीक है, ये हस्तलिखित मुख्यतः पुस्तकें होती थी। हस्तलिखित पुस्तकें जो है इसको पांडुलिपियां कहा जाता था, या फिर कहा जाता है। और अभिलेख, और फिर तीसरा जो है आपको पुरातत्व। इसी के आधार पे जो है आपको, इसी के आधार पे इतिहासकार जो है आपको अतीत के जानकारी का स्रोत जो है वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो अब पांडुलिपियां क्या होती है, चलिए इसे देखते हैं। तो ये हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती है जो तारपत्र या भुर्जपत्र, यानी भोजपत्र पेड़ की छाल, इसी भोजपत्र पेड़ की छाल को भुर्जपत्र कहा जाता है। देखिए आपके पीटी में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है, कथन कारण वाले में, या फिर आपके स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न दिए जाते हैं, यही सब वर्ड का यूज वहां पे किया जाता है। इसलिए इन सब चीजों को समझना बहुत एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझना इसको बहुत जरूरी है। तो तारपत्र या भुर्जपत्र, जिसे भोजपत्र पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, अंग्रेजी में इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो लैटिन शब्द मेन्यू यानी हाथ से बना है। ठीक है, यानी ये हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी। क्या होती थी हाथ से लिखी गई पुस्तकें, तो पांडुलिपियां, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पांडुलिपियां जो होती थी, पांडुलिपियां ये क्या होती थी, तो ये हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी, जो कि आपको तारपत्र, जो तार का पेड़ होता है, आप लोग देखे होंगे लंबा लंबा तार का पेड़, गांव घर में आप लोग ज्यादा देखते होंगे तार का पेड़, यहाँ पे आपको शहरी क्षेत्र में तो कम देखने को मिलता है। तारपत्र या भोजपत्र, ये भोजपत्र पेड़ की छाल होती थी, इस पर लिखी जाती थी, जो हाथ से लिखा जाता था। अंग्रेजी में इसे जो है आपको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। बहुत बार आपको ना इसी तरह, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसी को ऐसे हिंदी में लिख देगा मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसे करके। ठीक है, और पूछ दिया जाता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, और फिर आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, हाथ से लिखी गई पुस्तकें, फिर आपको इसी तरह से कुछ 3-4 और दे दिया जाएगा, या फिर आपको तारपत्र या भोजपत्र पर लिखी गई चीजों को कहा जाता था, तो आपको 1 2 3 चुनना पड़ता है। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती है जो तारपत्र या भोजपत्र यानी भोजपत्र पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और लैटिन शब्द मेन्यू से बना होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि पांडुलिपियां क्या होती है। ठीक है, ये किस पे लिखे जाते थे, तो तारपत्र या भोजपत्र पे। अगला देखिए, अगला पॉइंट जो है, यानी 3 जो पार्ट थे इसके, उसमें अभिलेख। तो अभिलेख क्या होता है कि पत्थर या धातु जैसे कठोर, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख। ठीक है, शासक अपने आदेशों और विजयों को इस प्रकार अंकित करवाते थे। यानी शासक जो होते थे, पहले के शासक क्या करते थे कि वो बड़ा बड़ा जो पत्थर होता था या फिर कोई धातु जो है, उस पर क्या करते थे ना कि उत्कीर्ण करवाते थे, लेख उत्कीर्ण करवाते थे। उस समय की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या भी जो भी चीजें हैं, वो अपने अनुसार उस पर उत्कीर्ण करवाते थे। और उसी को देख के, यानी कि बहुत पुराना अगर कोई पत्थर मिला है, ठीक है, या फिर कोई धातु मिला है, उस पे जो है कुछ लिखा हुआ मिला है, तो वो राजा उस समय के शासक करवाते थे, ताकि आने वाले समय में जो है लोगों को अभी की जो है जानकारी मिल सके। तो इसे जो है अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिलेख कहते हैं। इन चीजों को भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि पत्थर या धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख शासक अपने आदेशों और विजयों को इस प्रकार अंकित करवाते थे, तो उसे अभिलेख कहा जाता था। और तीसरा जो है पुरातत्व। तो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियां, औजार, बर्तन, सिक्के और आभूषणों का अध्ययन।
तो इन सब चीजों का जो है अध्ययन करके जो है क्या करते हैं इतिहासकार, तो अतीत के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। अब जैसे कि पांडुलिपियां जो है, पहले की जो पांडुलिपियां होंगे उसे पढ़ के समझ के, जो अभिलेख हैं जो पत्थरों पे या धातु पे जो उत्कीर्ण करवाए गए थे पहले के शासकों के द्वारा, उसके द्वारा जो है जो लिखे गए चीजें हैं उनको जो है समझ के, फिर पुरातत्व यानी पत्थर और ईंट से बनी इमारतें जो हैं बहुत पुरानी, उसके अवशेष जो बचे हुए हैं, उसपे चित्र जो है, मूर्तियां हैं, औजार, बर्तन, सिक्के और आभूषणों का अध्ययन करके जो है इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे एकदम आराम से इसे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप लोग बिल्कुल समझेंगे। अगर जहां भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक है, जहां भी आपको थोड़ी भी दिक्कत अगर महसूस हो तो इसे एकदम सरल तरीके से बनाया गया है। आपको जो एनसीईआरटी की किताब है सेम टू सेम वही चीजें हैं, बस आपको छोटा करके बनाया गया है। उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट ही निकाल के रखा गया है इस पीडीएफ में। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीजों को अच्छे से देखना है। अब देखिए महत्वपूर्ण स्रोत, तो एक नजर में महत्वपूर्ण स्रोत को हम लोग देख लेते हैं। तो पांडुलिपियां क्या क्या है पांडुलिपियों के अंतर्गत, तो तारपत्र, भुर्जपत्र, कागज पर हाथ से लिखी यानी मंदिरों और विहारों में मिली। ठीक है, जैसे कि मंदिरों और विहारों में ये मिली, यानी कागज पत्र जो हाथ से लिखी गई चीजें हैं, इन चीजों को जो है पहले के लोग जो क्या करते थे या पहले के शासक क्या करते थे, मंदिरों में या विहार कहा जाता था। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि बौद्ध भिक्षु सब जो है बिहार में भ्रमण करते थे, या फिर जैसे बिहार का नाम भी जो है इसी विहार के नाम पर पड़ा है। ठीक है, उसमें छोटी छोटी गुफाएं बना दिया जाता था, उसमें जो है रहते थे तपस्वी सब या फिर बौद्ध भिक्षु या फिर बहुत से जो है उस समय के घुमंतु भोटिया टाइप आप कह सकते हैं लोग। तो वो विहार जो है वो सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि वहां पे दूसरा कोई जो है उनका ज्यादा दखलंदाजी नहीं होता था वहां पे, जिस वजह से जैसे कि मंदिर में भी ज्यादा लोग दखलंदाजी नहीं करते थे, इसलिए इन सब चीजों को, जैसे कागज पे कुछ चीज लिखा होता था, इन चीजों को वहां पे अच्छे से रख दिया जाता था कि वो वर्षों तक यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। तो क्या होता था, तो तारपत्र, भुर्जपत्र और कागज पर हाथ से लिखी हुई जो चीजें होती हैं या होती थी, उसे पांडुलिपियां कहा गया। ठीक है, इन चीजों को उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये कागज पर हाथ से लिखी और इसके ब्रैकेट में मंदिरों और विहारों में मिली, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो है ये कहाँ पे मिला था, तो मंदिरों और विहारों में। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से सुरक्षित तरीके से रखा गया था, तो ये वहीं पे ये मिला था, ये पांडुलिपियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभिलेख क्या होता है। अभिलेख हम लोग देख चुके हैं ऊपर अच्छे से, अब यहीं पे इसे शॉर्ट में दिया गया है कि पत्थर की शिलाएं, स्तंभ, ताम्रपत्र जो कि शासकों और आम जनों द्वारा ये आपको ताम्रपत्र जो है बनवाए गए थे, तो ये सारी चीजें आपको अभिलेख के अंतर्गत आती हैं। और पुरातत्व क्या होता है, तो औजार, बर्तन, सिक्के, आभूषण, इमारतों के अवशेष। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पुरातत्व के अंतर्गत आती है। अब देखिए मौखिक परंपराएं क्या होती है कि कहानियां, गीत, लोक गाथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही हैं। अब जैसे कि हम लोग भी जो है बचपन में आप लोग भी सुनते होंगे, दादी नानी से बहुत सारी किस्सा कहानियां सुनते हैं। ठीक है, कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, पुराने जमाने में ऐसा था वैसा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक पारंपरिक तौर पे जो है चली आती हैं। हम लोग अपने दादी नानी से सुने होते हैं, वो भी जो है अपने दादी नानी से सुने होते हैं या अपने बुजुर्गों से। तो ये किस्से कहानियां सदा जो है चली आती रहती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो चीजें सुने हैं वो हम लोग भी जो है बच्चे को बताएंगे या फिर बताते हैं, तो ये चीजें इसी तरह जो है अनुश्रुतियों पे चली होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये सारी भी आपको जो है अतीत के बारे में जानकारी यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें मिलती है। ठीक है, तो ये आपको मौखिक परंपराएं कहलाती है। ठीक है, आप लोग इस चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, और जहाँ पे नहीं समझे होंगे तो आप लोग बिल्कुल कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहली क्लास है आप लोगों की, और इसी तरह से हम लोग इंप्रूव करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे अपने एग्जाम की ओर। आगे देखिए, अब इतिहासकार और पुरातत्वविद में अंतर क्या होता है। आप लोग बहुत सुने होंगे कि इतिहासकार होते हैं और एक पुरातत्वविद होते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए ये अंतर जो है आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा और बहुत अच्छे से। तो क्या है अंतर, तो इसे देखिए आप लोग अच्छे से समझिए इन चीजों को। तो इतिहासकार जो होते हैं, इतिहासकार क्या होता है, तो इतिहासकार जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं लिखित स्रोतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि पांडुलिपियों का, अभिलेखों का, दस्तावेजों का, इन चीजों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकार किसे कहा जाता है, तो अभी हम लोग ऊपर जो पढ़े हैं जैसे पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, दस्तावेज हो गया, तो इन चीजों के जो अध्ययन करते हैं उसे इतिहासकार कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इन चीजों को मिस मत कीजिएगा, भूलिएगा मत। अगर हो तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। ठीक है, तो लिखित स्रोतों के अध्ययन करने वाले जो लोग हैं या फिर जो इन पे काम करते हैं,
पांडुलिपि, अभिलेख और दस्तावेज का जो अध्ययन करते हैं इन्हें इतिहासकार कहा जाता है। और पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि बर्तन, सिक्के, औजार, इमारतों के अवशेष, इन चीजों के जो अध्ययन करते हैं आपको उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? तो पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए देश के नाम भारत और इंडिया, जो अपना भारत है इसका नाम जो है, इस देश का नाम कैसे पड़ा, भारत और इंडिया कैसे पड़ा, इन चीजों को अब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो अब देखिए इंडिया शब्द, इंडिया शब्द जो है आपको इंडस यानी सिंधु नदी से निकला है। इंडिया जो है आपको इंडस शब्द से निकला है। ईरानी और यूनानी लोग सिंधु नदी को हिंदोस या इंडोस और इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कहते थे। ये इंडिया शब्द जो आप लोग देख रहे हैं अभी, जो भारत दैट इज इंडिया ऐसा कहा जाता है, तो ये इंडिया शब्द जो है इंडस यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी को ही इंडस कहा जाता था। इसी जो है इंडस से यह शब्द निकला है इंडिया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है, इंडस शब्द से ही आपको इंडिया निकला है। ईरानी जो है आपको, ईरानी और यूनानी लोग सिंधु नदी को ही हिंदोस, सिंधु नदी को क्या कहते थे ये लोग? तो हिंदोस कहते थे। क्या कहते थे? हिंदोस। देखिए मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें आप लोगों को एक बार में यही याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और एक बार अच्छे से इत्मीनान से अगर सुन लेंगे तो फिर आपको जो ज्यादा समस्या आगे नहीं होंगी। और इसीलिए हम लोग प्रॉपर इस चैनल को स्टार्ट किए हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से एक बार कंटिन्यू चीजों को खत्म करें और परेशानी ना हो, बार बार ये चीजें माइंड में ना रहे कि एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। इसी तरह इसलिए आपको ये शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना के तैयार किया गया है ताकि हम लोग प्रॉपर वे में इस साल अपना सिलेक्शन लेके निकले अच्छे से। तो आप लोग को अच्छे से ध्यान से सुनना है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले, ताकि मैं इस तरह के और भी क्लास आपके का जो है कंटिन्यू करवाता रहूं। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, तो सिंधु नदी को जो है, जो ईरानी और यूनानी क्या कहते थे? तो हिंदोस कहते थे, हिंदोस या इंडोस। ठीक है, इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कहते थे। जो यह नदी थी, इस नदी के पूर्व की भूमि को ये लोग क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। ठीक है, अब देखिए भरत नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता था। ये भरत नाम जो है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि भरत के नाम पे भारत पड़ा, ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता था भरत नाम। उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से बनता है और क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। ये जो भरत नाम का उल्लेख है आपको, भरत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता था। किस समूह में रहने वाले लोगों के लिए? तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग होता था। और इसका उल्लेख आपको किस वेद में मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है, लगभग 3500 वर्ष पुराना। ठीक है, ऋग्वेद का कितना वर्ष पुराना? तो लगभग 3500 वर्ष पुराना इस वेद में आपको इस नाम का प्रयोग मिला है। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं कि टू द पॉइंट हर एक पॉइंट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप यह पूरे महाद्वीप से छोटा है, लेकिन पहाड़ों, रेगिस्तान और समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इन चीजों का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा आप लोगों को कि यह पूरे महाद्वीप से छोटा है, यह पूरे महाद्वीप से छोटा है, लेकिन पहाड़ों, रेगिस्तान और समुद्र से घिरा होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को क्यों कहा जाता है यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख नदी घाटियां और बस्तियां, प्रमुख नदी घाटियां और बस्तियां। अब देखिए यहाँ पे नदी क्षेत्र और यहाँ पे इसके महत्व दिए गए हैं जो आपको इस चैप्टर में है। तो नर्मदा घाटी के क्या महत्व थे ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इन चीजों को चलिए देखते हैं। तो नर्मदा घाटी जो है कई लाख वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। आरंभिक कुशल संग्राहक थे। यहाँ के लोग ही जो थे सबसे पहले जो है कुशल संग्राहक, यानी चीजों को संरक्षित करने या चीजों को अच्छे से रखने के लिए जो सबसे अधिक मतलब चीजों को अच्छे से जो रख रहे थे, या फिर कुशल संग्राहक जो कहा जाता है, सबसे बुद्धिजीवी आप कह सकते हैं। कि नर्मदा घाटी में निवास करने वाले लोग ही थे जो कि कई लाख वर्षों से जो कि यहाँ पे रह रहे थे। अब देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां बहुत बार पूछा गया है कि ये किधर पड़ता है या फिर यह जो है कौन सा क्षेत्र है। ये आपको उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। ठीक है, आप लोग भारत को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, नक्शा को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कुछ भी मतलब ऐसे आपको बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके, और इससे आप लोग बिल्कुल आपको ध्यान होगा। तो सुलेमान व किरथर पहाड़ियां उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर ये उत्तर और पश्चिम भाग सुलेमान किरथर पहाड़ियां लगभग 8000 वर्ष पूर्व पहली बार गेहूं, जौ उगाया गया और पशुपालन शुरू हुआ। तो सबसे पहले पशुपालन आपको इस भाग में शुरू हुआ। ठीक है, सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व पहली बार गेहूं और जौ
उगाया गया। पहली बार गेहूं और जौ कहाँ उगाया गया? तो सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के आसपास उगाया गया और यहीं पे आपको जो है पशुपालन शुरू हुआ। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे गारो पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां। अब देखिए उत्तर पूर्व, जैसे आप लोग सुने हैं ना गारो खासी जयंतिया जो है आपको मेघालय की तरफ पड़ता है, तो उत्तर पूर्व, अब उत्तर पूर्व वाला कौन सा भाग है? तो मेघालय आपको किधर पड़ता है? ये आपको उत्तर, और यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड, देखिए यहाँ पे मैप मैंने आपको छोटा सा ड्रॉ किया था, उत्तर और पूर्व, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है ना, तो उत्तर पूर्व ये वाला क्षेत्र आपको उत्तर पूर्व, इस भाग में आपको गारो पहाड़ियां जो कि उत्तर पूर्व व विंध्य वाले क्षेत्र में पड़ता है। अन्य क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, तो इस क्षेत्र में तो आपको कृषि का विकास हुआ ही था। किस क्षेत्र में? तो इस यहाँ पे आपको सुलेमान व किरथर पहाड़ियां वाले क्षेत्र में, उसके साथ ही आपको ये गारो पहाड़ियां जो उत्तर पूर्व विंध्य वाला क्षेत्र था, यहाँ भी आपको कृषि का विकास देखा गया था इस समय में आपको। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व में। ठीक है, अन्य क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। सुलेमान व किरथर पहाड़ियों वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम का। और आपको गारो पहाड़ियां वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए सिंधु और सहायक नदियां, सिंधु और सहायक नदियां क्या कह रहा है यहाँ पे? तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व प्रारंभिक नगर फले फूले और हड़प्पा सभ्यता जो है यहीं पे इसका विकास हुआ था। तो सिंधु और सहायक नदियों के जो है आसपास लगभग 4700 वर्ष पूर्व प्रारंभिक नगर का विकास कहाँ पे हुआ? या फले फूले, सबसे प्रारंभिक नगर का विकास, या सबसे प्रारंभिक नगर, या हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी कहे अगर, तो इसका विकास जो है कहाँ पे हुआ था? तो सिंधु और सहायक नदियों के पास हुआ था, लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखिए गंगा और सहायक नदियां, गंगा और सहायक नदियां, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। यहाँ पे मगध का बड़ा राज्य बना। तो आपको मगध का बड़ा राज्य जो है कहाँ पे बना? तो गंगा व सहायक नदियों के तट पे ही आपको जो है मगध का बड़ा राज्य जो है यह इसका विकास हुआ था। और लगभग यह कब बना था? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अब देखिए तिथियों का अर्थ, ईसा पूर्व और ईसवी, जो आप लोग देखते हैं बहुत जगह लिखा हुआ होता है आपको इतिहास के बुक में ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, और अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहां पे हम लोग ईसवी देखते हैं, जैसे 2026 ईसवी। तो ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या है उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए इतिहास में तिथियां लिखने के लिए 2 पद्धतियां प्रयुक्त होती है। अब देखिए ईसा पूर्व, अब देखिए अर्थ और उपयोग, इधर आपको ईसा संक्षेप में दिया गया है और इधर आपको अर्थ और उपयोग दिया गया है। तो ये आपको 2 पद्धतियां कौन कौन सी है? तो ईसा पूर्व और यहाँ पे ईसवी। ठीक है, ईसा पूर्व और दूसरा आपको ईसवी। तो ईसा पूर्व क्या होता है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां ये उल्टी गिनी जाती हैं। जैसे 500 ईसा पूर्व का अर्थ 200 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है, अब देखिए ईसवी, तो ईसवी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां सामान्य गिनती, जैसे 1000 ईस्वी के बाद में है, जैसे 500 ईस्वी से है। ठीक है, देखिए इसे अपना आसान भाषा में यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे देखिए। अब जैसे कि आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं, तो नंबर सिस्टम में मान लीजिए ये एक लाइन है, अब यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है और इधर आपको 1, इधर 2, इधर 3, ठीक है, इधर 4 और इधर जो है आपको -1, -2, इधर -3, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि ईसा मसीह का जन्म जो है आपको ये 0 यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और इधर वाला पार्ट जो हो जाएगा आपको ये ईसवी है और इधर वाला आपको ईसा पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो ईसा पूर्व अगर है, ठीक है, अगर लिखा गया है 500 ईसा पूर्व, अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है ना 500 ईसा पूर्व का अर्थ है 200 ईस्वी ईसा पूर्व से पहले। अब देखिए 500 ईसा पूर्व अगर होगा, यहाँ पे देखिए -4 लेते हैं, -5 लेते हैं, तो इसे हम लोग मान लेते हैं। अगर देखिए कह रहा है इसमें 500 ईसा पूर्व, ये मान लीजिए 500 ईसा पूर्व है, तो जितना पीछे जाएगा उतना पुराना होता चला जाएगा और इसमें जितना आगे जाएगा उतना नया होता चला जाएगा। ठीक है, तो ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ है और कह रहा है 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व हुआ, तो ये 1 2 माइनस में पीछे 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 चला जा रहा है। तो 500 ईसा पूर्व जो होगा इसका अर्थ हुआ ना 200 ईस्वी से पहले, 200 ईसा पूर्व से पहले, क्योंकि 200 ईसा पूर्व तो यहीं पे आ जा रहा है, इससे भी पहले मेरा हो गया 500 ईसा पूर्व हो गया ना। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां ये उल्टी गिनी जाती हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पे ये देखते हैं इससे -1 -2 -3 उसी तरह जाता है, इसी तरह आप समझ लीजिए ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे एकदम पीछे चला जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह जब जन्म लिया उससे 500 साल पहले, उससे पीछे माइनस में जाना है। ठीक है, और जब ईस्वी की बात अगर करें यहाँ पे
ईस्वी की अगर बात करें यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां, यानी आपको जब यहाँ पे जन्म हुआ इसके बाद की तिथियां आगे बढ़ते जाना है 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सारा प्लस में हो रहा है, इधर प्लस में हो रहा है, इधर जितना बढ़ता जाएगा इधर प्लस में होता जाएगा, प्लस में होता जाएगा ना, सब में एक 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 जुड़ता जाएगा, और इधर जब जाएगा तो सारा माइनस में होता जाएगा, माइनस में होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे चीजों को कि ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह का जन्म जब हुआ है, ईसा पूर्व का मतलब उससे पहले एकदम पीछे चलता चला जाएगा, और ईस्वी का मतलब एकदम आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी आधुनिक में जो अभी वर्तमान में यूज करते हैं वो ईस्वी का यूज करते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए परीक्षा टिप यहाँ पे इसी चैप्टर से आपको निकाला गया, जैसे तिथियां कैसे पढ़ें। तो ईसा पूर्व की संख्या जितनी बड़ी उतनी अधिक पुरानी घटना, जैसे 3000 ईसा पूर्व जो है ग्रेटर देन होगा 1000 ईसा पूर्व से। अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका ईसा मसीह का जन्म हो गया, तो अगर यहाँ पे 3000, अगर मान लीजिए यहाँ पे -1000 -2000 -3000, ठीक है, -3000 है, और इधर आपको प्लस में सारा चला जाएगा, माइनस वाला छोटा होता है आपको मालूम है, +2000, इसी तरह आगे चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यही चीजें जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, जैसे 3000 ईसा पूर्व जो है ग्रेटर देन 1000 ईसा पूर्व, यानी आपको जितनी उतनी पुरानी घटना के लिए उतनी बड़ी घटना हो जाएगी, मतलब सॉरी उतनी पुरानी घटना हो जाएगी। जैसे 1000 ईसा पूर्व, अब 1000 ईसा पूर्व यहाँ पे है, तो इस 1000 ईसा पूर्व से ज्यादा पुरानी घटना आपको 3000 ईसा पूर्व वाली हो जाएगी, क्योंकि 3000 मेरा और पीछे चला गया। ठीक है, इन चीजों को आप लोग उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे यस मैंने ईसा पूर्व समझ लिया है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिएगा कि आप लोग समझ गए हैं, ताकि मैं आगे अगले चैप्टर पे जब बढ़ूं तो मुझे अच्छा फील हो कि मैं आप लोग को जो है मेरी चीजें बातें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें जो मैंने आपको कही है समझाई है आप लोग समझ रहे हैं, ताकि मैं अगले चैप्टर पे जब बढ़ूंगा तो फिर मैं आपको और भी अच्छी तरीके से उन चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर कीजिएगा कि मैंने ईसा पूर्व अच्छे से समझ लिया है, जो आपने पढ़ा है वो समझ लिया है, या फिर आपको जो भी डाउट है वहां पे आप लोग लिखेंगे कि ये चीजें कैसे हुई। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे, ईसा ईस्वी की संख्या जितनी बड़ी उतनी आधुनिक घटना। अभी मैंने आपको बताया जितनी बड़ी उतनी आधुनिक घटना, प्लस में इधर चला जाएगा, जितनी बड़ी आपको उतनी आधुनिक घटना हो जाएगी। बीपी बिफोर प्रेजेंट पुरातत्व में उपयोग होता था इसका, 1950 को वर्तमान माना जाता है। ठीक है, ये बीपी जो है इसका मतलब क्या है, बिफोर प्रेजेंट, जो आपको वर्तमान है उससे आपको बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले की घटना, पुरातत्व में इसका उपयोग होता है, जिसे 1950 को वर्तमान माना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अध्याय 2 को देखेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो आप लोग हमें अच्छे से कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोग को जो मैंने आज की क्लास करवाई है क्या आपको समझ में आया, क्या आपको ये जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसे रैंक की टीम ने तैयार किया है, क्या आपके लिए यह परफेक्ट है, या आपको ओरिजिनल बुक से ही आपको क्लास चाहिए, तो मैं उस तरह की क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें ये चीज बताएंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि इस क्लास में और भी लोग जुड़ सकें, और मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए और भी जो है धीरे धीरे इसे और भी इम्प्रूव करके आप लोगों के सामने रख सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।